बट चलो स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, वैसे वो एक्सरसाइज में है शायद सेकंड एक्सरसाइज में, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR। ये वर्ड आप लोग, मैंने पहली बार सुना था जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था। तो मेजरली इसमें होता क्या है, जैसे इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, एफडी की बात नहीं करो, जहाँ पे पक्का से ग्रो हो रहा है। आपने कोई स्टॉक खरीद लिया मान लो 1 लाख रुपए का, 1 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ के 1,05,000 हो गई थी, फिर नेक्स्ट ईयर और बढ़ के 1,07,000 हो गई, फिर एकदम से गिर गई 99 लाख हो गई, फिर एकदम से बढ़ गई 1,03,000 रुपये हो गई। तो बेटा अगर मैं मेरा रिटर्न देखूंगा तो कितना हुआ, 3,000 रुपये हुआ, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल रिटर्न हुआ। पर अगर मुझे देखना है कि मैं बीच में मान लूँ कि कुछ भी मेरे को पता नहीं क्या हुआ है, बट 1 लाख से 1,03,000 हुआ है, बस ये बता दो कि मेरा एनुअली कितना ग्रो हुआ है कंपाउंडिंग, इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोल रहा है। देखा है तो रियल लाइफ पे ऐसा नहीं हुआ था कि हर साल कुछ 1% ग्रो हुआ था, अगर 1% आंसर आता तो एक बार 5% ग्रो हुआ, एक बार 8% गिर गया। बट CAGR तुमको ये बताता है कि अगर आप लोगों का 10 साल में यहाँ से यहाँ पैसा पहुँचा है, तो उसके अगर ऑल्टरनेटिवली आप लोगों को कंपाउंडिंग वाला करके देखना रहता तो कितना आता था परसेंटेज हो। तो उसका होता है CAGR। मैंने फर्स्ट टाइम मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में देखा था। एक होता है एब्सोल्यूट रिटर्न, मान लो मेरा 1 लाख रुपये 1,50,000 रुपये बन चुका है, तो 50% ग्रो हो गया, बहुत बढ़िया ग्रो हो गया ना। पर 25 साल में ग्रो हुआ है अगर, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। इसलिए वो एब्सोल्यूट रिटर्न इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सी तुम्हारा कितना पैसा कितना हो चुका है। बट CAGR तो बताता है ऑन एन एवरेज पर ईयर कंपाउंडेड इसमें कितना ग्रो हुआ है, ठीक है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन दैट आई कुड एक्सप्लेन, जितना मुझे पता है। बच्चों उसने और अच्छी अच्छी थ्योरी दी भी है यहाँ पे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है CAGR का, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू की पावर 1/n, वेर n इज व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स, -1, और उसको इंटू 100 करोगे परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार के लिए CAGR का आप लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। सिक्स 6.5 बेटा, और नहीं कोई है अभी गलती से पता है फुल फॉर्म नहीं पता था कुछ नहीं, जितना अर्निंग हुआ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नहीं क्या मेरे को लगा। चलो वही, हाँ एक बार क्वेश्चन देख ले। देखो ये बंदे ने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में 2010 में, वो फंड इंक्रीज हो गए 32,000 हो गए। फ्यूचर वैल्यू पता है, प्रेजेंट वैल्यू पता है तुम लोगों को 2015 में। फिर नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 5 साल हो गए। तो 2010 से 2011 1 साल, 11 से 12 2, 12 से 13 3, 13 से 14 4, 14 से 15 5, यहाँ तक ठीक है। अब तुम्हारे को उसका CAGR निकालना है। तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू की पावर 1/5 -1, ये आ जाएगा तुम लोगों का। अब वैसे पेपर्स में 1.65 को देना चाहिए, बट नहीं दिया तो लॉग टेबल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार ना ये लॉग टेबल का निकालने की खुद से कोशिश करो, ठीक है। एंड इट्स बीन अ लिटिल वाइल, आई थिंक कल भी नहीं परसों वगैरह किया था अपन लोगों ने गुआ। तो एक बार ट्राई करो आप लोग, जमता है क्या अभी। हाँ नहीं फॉर्मूला लिखो, सॉल्व करो।
मैं 2 मिनट और देता हूँ, जिन लोगों को जम रहा है वो करते रहिए, जिन लोगों को नहीं जमा 2 मिनट बाद अपन लॉग टेबल का वापस से देख लेंगे। एंड वेरी फ्रेंकली जिनको जम गया है उनको आगे कुछ करना ही नहीं, फटाफट फटाफट हर एग्जाम्पल सॉल्व करते हो। देखो अभी वो 17 हुआ है बचरा क्लॉक पे 217, 220 देखते हैं पहले, काम कर वो जगह छोड़ दे पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला करके करना शुरू कर ले, वैसा कर ले तू। CAGR में फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर देखते हैं, बच्चा कोई मतलब का नहीं होता है। चलो एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 1.60 बाय 1/5 था, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसका भी के लिए एक्स मान लिया मैंने, लॉग लिया मैंने, पहले देखो 1.6 है तो 1 अगर है तो 0 आ जाएगा ना, एक ही डिजिट है ना। अब 1600 का मुझे देखना पड़ेगा, तो 1600 का लॉग कितना हो रहा है, बेसिकली 160 का देख लो, 0.2044 माई बैड, तो जगह 0.0408 अप्रोक्सीमेटली, यहाँ तक ठीक है। ये कहता है लॉग एक्स, अब एक्स इसका एंटी लॉग हो जाएगा, ये निकल जाएगा उसमें 4082 आया तो मेरे को नहीं पता क्या ना, उसमें 4082 है ना, तो एक और ले ले डेसिमल, हाँ तो इसका नहीं निकला, क्या ना, मतलब वो 408 की वैल्यू आ गई थी, हाँ तो 2 को इग्नोर करता हूँ, जैसे 408 लिया था तूने, अगर मान ले जैसे मैंने लिया था तो 4080 का निकाल ले, अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू आएगी। अब इसका एंटी लॉग निकालना है मुझे, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे पहले अपन लोग, अब इसका निकालना पड़ेगा क्या मुझे, 0.04 पे जाएंगे, फिर नहीं बेटा फिर 0 पे जाएगा, हाँ 04 के अगेन 08 का निकालेंगे, कितना हो रहा है वो, 1096,
1096 हो रहा है तेरा। फिर 8 वाला अब यहाँ पे 8 वाला 2 प्लस 2। अच्छा +2 भी आ रहा है क्या? तो 1098 हो रहा है बेसिकली। अब इसमें कितने डेसिमल के बाद में आएगा? तो देख यहाँ पे एक ही था, करेक्ट, तो वो +1 जो करते हैं, एक भी नहीं था इन्हें बेसिकली, तो +1 किया तो 1 पॉइंट ये जो भी एक नहीं, एक्स नहीं है पहली बात तो ये, एक्स इज एंटी लॉग ऑफ ये, हाँ, विच इज़ 1096 + 2 आ रहा था, 1098। फिर उसके बाद में कितने आ जाएंगे अपने डेसिमल के अंदर? एक ही डेसिमल प्लेस आएगा, तभी से 0 पॉइंट हुआ है, ख़त्म। तब ये हो गया तेरा एक्स की वैल्यू, यानी तेरे इसकी वैल्यू आ गई है। अब दैट -1 का 0.098 हो जाएगा। हाँ, अब परसेंटेज में 6 इंटू 100 किया, 9.8% हो जाएगा। हाँ, वैसे आपने ये वाले जीरो से बोलते हैं ना, ये नंबर के 5% में, अगर वहाँ पे 21 नहीं होता एक सेकंड, बेटा वो वाले जीरो क्या नहीं, मैंने ये जीरो देखा बस, यहाँ से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से बस 4 ही डिजिट उठाना पड़ता है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 + 1 हो जाएगा 1, तो एक डेसिमल, एक नंबर के बाद में डेसिमल डालना पड़ता। अगर मान ले ये होता मेरा लिखा हुआ 3, तो 0408, 3 + 1 4, तो 4 डिजिट के बाद में मैं डेसिमल डालता। अगर ये होता 5 लिखा हुआ, 5 + 1 6, तो ये 4 5 6 फिर डेसिमल डालना पड़ता है। अगर 0.004 है, हाँ, तो डबल जीरो के अगेंस्ट 4 देखना पड़ता है देखो। उससे इसका कोई मतलब नहीं है ना हमारे हिसाब से। ये जो डिजिट रहता है वो बस तेरे को डेसिमल बताता है कितना है, यहाँ से तू एंटी लॉग निकालता है। तो ना कोई बची हुई वैल्यू के लिए डायरेक्टली ये जो वैल्यू है कोई एग्जाम में मेजरली दी जाती है, तभी उसके ऊपर बहुत मेहनत मत करो, डायरेक्टली जो वैल्यू तुमको यहाँ पे दिख रही है वो डालो, आंसर निकालो। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5, 6 and 7। सर हाँ बेटा, मैं बस एक बार 7th वाले पे, मुझे उसकी बस लास्ट स्टेप बता दो ना, फिर मैं लीव करूँगी। वो लॉग उसने दोनों साइड पे ले लिया, फिर वो डिवाइड कर रहा है, वो लॉग कट कर दिया क्या उसने फिर? नहीं, ये लॉग की अच्छा, वैल्यू निकाला है। वैल्यू निकाली उसने? हाँ, ठीक, ओके सर। आज ही कहेंगे डिप्रेशन, 5 मिनट का डिप्रेशन भी। गाइस ओए, एवरीवन थ्रू विथ एग्जांपल नंबर 6 क्या? एग्जांपल नंबर 7 आई कैन रियलाइज इज अ लिटिल, आई वोंट से डिफिकल्ट। अ पर्सन इन्वेस्टेड इतना, यानी ये होगी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ये हो गई इसकी फ्यूचर वैल्यू, ये CAGR दिया गया है। मुझसे पूछा नंबर ऑफ ईयर्स है, n बताओ, फॉर्मूला में डाला। देखो आपको ये देखने की आदत नहीं थी, बट वो परसेंटेज है तो इंटू 100 कर रहे हो आप लोग, वो आखिरी में कर रहे थे, ये फॉर्मूला बना, वो 100 को यहाँ भेजा तुम लोगों ने, माइनस ये +1 को -1 किया, ये वैल्यू आ गई तुम लोगों की, बाद में, ठीक है। अब सुनो, अब इसको तुम लोगों ने सॉल्व करने के लॉग लिया, लॉग 1.0888 इज इक्वल टू 1/n टाइम्स लॉग 1.667। यहाँ पे से कोई इशू है क्या? अब ये लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो लॉग 10
188 तक के निकालोगे, ये राउंडिंग होके 1089 का लॉग निकालना पड़ जाएगा आपको। तो 1089 का लॉग बताओ कितना हो रहा है? नहीं 0.03 प्लस कुछ था क्या? नहीं, यहाँ पे एक ही डिजिट है, ठीक है ना? नहीं वही बता रहा हूँ मैं, एक ही डिजिट है तो दैट -1, मतलब इंटीग्रल पार्ट में एक भी डिजिट नहीं आएगा, तो ये पॉइंट ऐसा हो गया है 1/n। अब 1.667 मतलब 1667 का लॉग निकालो आप लोग, वो हो जाएगा 2219। यहाँ पे एक ही डिजिट है, दैट -1 हो जाएगा 0, तो ये ऐसा हो गया। अब 0 पॉइंट इधर उधर किया बटा अंदर n की वैल्यू हो गई है 0.2219 अपॉन 0.0370। 2219 अपॉन 370 कर सकता हूँ मैं इसको, इसको आप डिवाइड कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली वो 5.99 को दे रहा है, जिसके लिए 6 हो रही है। ये वैल्यू देगा क्या? नहीं करना पड़ेगा आपको, ये लॉग वो लॉग की शायद से वैल्यू दे दे या लॉग टेबल यूज़ करवा ले। सर क्या लगता है आज कौन जीतेगा? क्या लगता है आज कौन जीतेगा? इच्छा तो साउथ अफ्रीका है यार, इच्छा साउथ अफ्रीका की है।
गाइस एनीवन स्टिल सॉल्विंग? यस, वेटिंग. एंजल हो गया डा. हाँ गाइस ओए, अब देखो ओए, समथिंग कॉल्ड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट एंड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. नॉट श्योर तुमको कोर्स में स्पेसिफिकली है या उसने ऐसे दिया है, पढ़ लो, समझ लो एक बार. कुछ नहीं, जैसे अगर पहले मंथ में, पहले ईयर में आप लोगों का 8% ग्रो हुआ, नेक्स्ट ईयर में 2 हुआ, फिर में भी 4 हुआ और फिर 1 हुआ, टोटल मिला के तुम्हारा 15% ग्रो हुआ ऐसा माना जाएगा और उसे सिंपल एवरेज निकाल दिया जाएगा. CAGR में ऐसा नहीं होता है, इसमें सिंपल माना जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट वाला, सिंपल ग्रोथ वाला, इसमें कंपाउंडेड यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट वाले को गिना जाता है. तो वो चीज़ों का डिफरेंस दिया गया है, एक बार के लिए प्लीज़ आप पढ़ लो उस चीज़ को. आई एम नॉट श्योर यार, डिफरेंस लिखने के लिए नहीं पूछना चाहिए उन्होंने, बट मे बी इन केस स्टडी वगैरह आपको 1 मार्क का डाल दे वो लोग कुछ, या फिर MCQ में डाल दे थ्योरी में. है बड़ा सिंपल था वो, पढ़ लीजिए आप लोग. बाय द वे CAGR कैन ऑल्सो बी नेगेटिव. इट विल बी नेगेटिव व्हेन योर रिटर्न्स फॉर लेस, यानी लाख रुपए इन्वेस्ट करके, यानी प्रेजेंट वैल्यू लाख रुपए, फ्यूचर वैल्यू लाख से कम कुछ है, तो ठीक है. तो वो तो CAGR भी हो सकता है, क्या नेगेटिव परसेंटेज. CAGR की बात कर रहा हूँ मैं, तो CAGR कम हो जाएगा. इसमें भी हो सकता है AAGR में. दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं ना. हाँ, मैं वो नहीं, मैं तो कुछ बता रहा था कि कभी CAGR नेगेटिव वगैरह तो पगला हो जाना. कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है वो, माफ़ करो उसको. सर बत्रा की फोर्स देखा होगा, स्टोरी देखते हैं. चलो ओए, अब भाई लोग डिप्रिसिएशन, तुम लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है डिप्रिसिएशन के बारे में, ठीक है ना. बस एक जो तुम लोगों ने जिस वैल्यू पे खरीदी हुई मान लो अभी का, ठीक है. दूसरी स्क्रैप वाली एक चीज़ होती है, तुम लोगों को पता है. तीसरी एक चीज़ होती है, मुझे बुक वैल्यू वगैरह नहीं पता है. अच्छा, उस समय पे उसकी वैल्यू क्या मानी गई है. तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम लोग जब अपनी बैलेंस शीट बनाते हो तो भले लाख रुपए की मशीन खरीदी थी तुम लोगों ने, पर हर साल तुम लाख 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 रुपए नहीं लिख सकते हो. उसकी वैल्यू कम हो रही है अगर, तो वो लिखना पड़ता है. तो कम क्यों होती है? डेप्रिसिएशन के कारण, ठीक है. तो तुम लोगों को वैसे मल्टीपल मेथड्स होते हैं. एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं उसे, लीनियर मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड. एक होता है बेटा डिक्लाइनिंग मेथड, जिसे WDV बोला जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू. वैसे मुझसे पूछो WDV इज़ अ बेटर मेथड, पर तुम लोगों को SLM ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड. इसमें कुछ नहीं रहता है. लाख रुपए की चीज़ थी, 3 साल बाद मान लो 50,000 की हो गई है, 40,000 की हो गई मान लो, ठीक है. तो डिप्रिशिएट कितनी हो गई है? 60,000 रुपये की डिप्रिसिएशन हुई है. कितने सालों में हुई है? 3 सालों में हुई है. तो 60,000 डिवाइड बाई 3, इसमें ये माना जाता है इक्वल अमाउंट से डिप्रिशिएट हो रही है. तो अगर 5 साल की वैल्यू थी कोई चीज़ की 1 लाख रुपये की और आखिर में स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो 20 कर करके कम हो गई. वही अगर मान लो 5 साल की थी, स्क्रैप वैल्यू उसकी 50,000 रुपये है, खरीदी 1 लाख रुपये में थी, तो तुम्हारा डिप्रिशिएट 50,000 रुपये हुआ है, 5 साल में हुआ है, तो 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 करके हो रही है. 5 साल बाद आपने उसको बेचा, 50,000 रुपये कमा लिया आपस से अपना स्क्रैप से. तो कोई इसमें ये ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स से आप लोगों को पर ईयर का डिप्रिसिएशन मिल जाता है. अगेन ये फॉर्मूला मुझे नहीं लगता तुमको रटना पड़ेगा, तुम लोगों को अकाउंट में कई बार यूज़ किया हुआ होगा ये चीज़. देख लो एक बार के लिए. आई थिंक इसमें 3 एग्जाम्पल्स है, एक बार प्लीज़ देख लो. मशीन का कॉस्ट इतना था, यूज़फुल लाइफ 4 साल थी, स्क्रैप वैल्यू इतनी थी. ये माइनस ये अपॉन ये करोगे, हर साल का डिप्रिसिएशन मिल जाएगा. वैसे इसके बाद में मैं पूछ लूँ, अपना हर साल का डिप्रिसिएशन वैसे 10,000 आया है, 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी रहेगी बुक वैल्यू? तो 10,000 रुपये कम करोगे, 20,000 रुपये कम करोगे, 30,000 रुपये रहेगी. अरे और 2 साल बाद नहीं, खरीदने के 2 साल बाद. कोई बात नहीं बेटा. अरे हाँ, तेरा अकाउंट्स नहीं है तो समझा क्या? अबे तू बोला का मेरे को ध्यान नहीं रहता है. हाँ देख, फॉर एग्जाम्पल तूने कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदा, देख जितने में खरीदा
माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो उतनी वैल्यू तूने कंज्यूम की हुई है बेसिक, लाख रुपए की चीज़ को तूने 20,000 रुपये लाद लिया, तो 80,000 रुपये कंज्यूम किया है। वो कंज्यूम तूने कितने सालों में किया, 10 साल में अगर किया हुआ है तो तेरा पर ईयर 8,000 रुपये 8,000 रुपये कंजम्पशन था, वैसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए अभी के लिए। एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ अ कार इज इतना, इज द स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 15 ईयर्स इज इतना, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। तो देखो अभी ये नहीं पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, निकल जाएगा। डाइनिंग टेबल का कॉस्ट इतना है, यूज़फुल लाइफ पता है मुझे, ये मेरा क्या बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट है। एनुअल डिप्रिसिएशन मुझे पता है, स्क्रैप वैल्यू पूछी गई है, ये पता है, ये पूछा गया है, जीरो इज्जत है बेटा इसकी भी। ठीक है ना, फट से ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स करेंगे। आप लोगों को इसके आगे चैप्टर में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, आपका 13.4 कटा हुआ है, तो इसलिए आप लोगों की लाइफ बहुत ईजी है, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। फटाक से करो, 5 मिनट के ऊपर अगर तुमको लगे 3 क्वेश्चन के लिए तो अपने ऊपर हंस लेना थोड़ा सा, अब फटाफट करो। यहाँ पे वैसे अपना आज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स खत्म होता है, बट सुनो अब इतना ही है बेटा चैप्टर में। हाँ, बट इसके अंदर ना केस स्टडी वेस स्टडी डाल देते हैं वो लोग, थ्योरी वेरी डाल देते हैं। थ्योरी वेरी तुम लोग देखना, तुम्हारे स्कूल वाले भी ना थोड़ी बहुत थ्योरी लिखवाते हैं। वो हाँ वो स्टैट्स वाला है, उसको वो लंबा चैप्टर बेटा, उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आता मेरे को क्या हो रहा है लाइफ में अपने। मैं सच बता रहा हूँ, आंसर निकालना आता समझता कुछ नहीं अपने को, यानी अपने को ना मेरे को। तुम लोगों को शायद से ज़्यादा समझेगा, इकोनॉमिक्स का कुछ कनेक्शन हो तो देखते हैं। इसके बाद अपन एलपीपी करेंगे, वो ईजी है। स्टार्ट्स अपन लोग मोस्टली आखिरी में करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हाँ मुझे वो नहीं पता, अच्छा मेरे को वेटेज नहीं बताता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो तुमको मैं बोला था 2 साल बाद वाला वगैरह बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 6 है वैसा ना। सीपीएस स्कूल में क्या चल रहा था तुम्हारे भी, जब छुट्टियों के पहले ने एलपीपी जब शुरू किए थे तुम्हारा, ये नहीं हुआ है ना क्या बोलते हैं इसको, वो डिफरेंशियल नहीं हुआ है ना? डिफरेंशियल भी हो गया, ओके। डिफरेंशियल में कुछ कटवाए क्या इस बार? वो नहीं पता क्या है स्पेसिफिकली, 2 क्वेश्चंस। कोई पूरी कोई एक एक्सरसाइज कटा दिए, पैटर्न के पूछते नहीं, वैसा नहीं करवाए ना इस बार उन लोगों ने? हाँ फिर ठीक है। वैसे वो इजी चैप्टर है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है उसका। चलिए गाइस, जिन लोगों का हो चुका है लेकिन स्टार्ट लीव है, आप लोग अभी इवनिंग सेशन वाला जो बैच का जो चल रहा था वो करेंगे।